नमस्कार दोस्तों। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और नरेंद्र मोदी के पांव भ्रष्टाचार में धंस जाते हैं। जी हां, और आज तमाम सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता, जिसे एनडीए की सरकार कहेंगे, एनडीए की सरकार की आहट के साथ देश के लोगों से 30 लाख करोड़ रुपए लूट लिए गए और लूटने का गुजरात मॉडल, भ्रष्टाचार का गुजरात मॉडल भी सामने आ गया। यही नहीं, इसके अलावा जिस तरीके से बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लिए काम किया, तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। वो न डॉक्टर अंबेडकर के लिए काम करती है, न संविधान और आरक्षण के लिए काम करती है, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। जी हां, और बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ शुरू हो गया। पेपर लीक का मॉडल फिर दौड़ पड़ा। ये सारी चीजें, इन्हीं विषयों पर आपके साथ बात करूं। सबसे पहले, इलेक्शन के आखिरी दौर में नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शेयर खरीद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा खरीद लीजिए, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और न जाने क्या क्या। एग्जिट पोल में यही बात कही गई और नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही। एग्जिट पोल ने उसे जस्टिफाई कर दिया। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोगों को शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। बेचारों ने, आम इन्वेस्टर ने अपने की चंद पैसे बन जाएंगे तमाम शेयर खरीद लिए, लेकिन बड़े पूंजीपतियों ने तुरंत उससे प्रॉफिट गेन किया और निकल लिए। उनमें तमाम पूंजीपति हो सकते हैं, उनमें अदानी, अंबानी समेत दुनिया के और बाहर के इन्वेस्टर्स भी हैं। और नतीजा क्या हुआ कि मार्केट जिस तरीके से बूम किया और नीचे आया, फिर बूम किया, उसका नतीजा यह हुआ 30 लाख करोड़ रुपए का आम इन्वेस्टर को नुकसान हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बड़े पूंजीपति अपना पैसा निकाल के बाहर हो गए। सेबी ने भी कुछ नहीं कहा, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने इस तरीके से शेयर खरीदने और दूसरे धंधे करने का जो मॉडल बताया, इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं। और जब गुजरात मॉडल की बात होती है तो सबसे पहले आता है कि आखिर गुजरात मॉडल है क्या। तो गुजरात मॉडल क्या है, इसको जानने के लिए आप जान लीजिए कि गुजरात में, ये खबर है, इसको पढ़ लीजिए। गुजरात में कहा गया, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि अच्छा, रिश्वत के पूरे पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ईएमआई पे दे दीजिए। यानी रिश्वत भी ईएमआई से। समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर लोग का को जो कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, उनके राज्यों में इस तरह भ्रष्टाचार का मॉडल चल रहा है। ईएमआई से भ्रष्टाचार लिया जा रहा है, किया जा रहा है, घूस ली जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह वहां का एंटी करप्शन कहता है। एंटी करप्शन ये कह रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो का ये। तो यह समझिए कि इस तरह से फ्लैक्सी पे का सिस्टम बना दिया ये भ्रष्टाचार का। तो एक तरफ शेयर बिकवाएंगे, ये करेंगे और उसमें मुनाफा कमवाएंगे अपनी कंपनियों की। अभी टीडीपी सत्ता में पूरी तरीके से आ भी नहीं पाई, उसके से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनका 30% शेयर चढ़ा दिया गया। सोचिए धंधा कहां कहां से चल रहा है। इस तरह के धंधे चल रहे हो तो निश्चित रूप से देश का क्या होगा। और धंधे यही चलते तो कहते कि चलिए भाई ठीक है। आप एक ये खबर देखिए, जैसा दर्शन वैसा मोल।
यानी महाकाल में मंदिर में दर्शन की लिस्ट लगी है। जेब में पैसे, शीघ्र दर्शन के 250 रुपए, भस्म आरती के 200 रुपए की, और गर्भगृह दर्शन के 750 रुपए। और उसमें भी साफ साफ लिखा है निशुल्क दर्शन कार्तिक मंडपम से करवाते हैं, जहां से बाबा ठीक से दिखते ही नहीं। यानी भगवान को भी कैसे बेचना है, यह भी डबल इंजन की सरकारों में चल रहा है। काशी विश्वनाथ में इसी तरीके से रेट लिस्ट बन गई। तो ये रेट लिस्ट से अब भगवान के दर्शन हो रहे हैं। वो भी कौन से भगवान? भगवान शिव, जो कहते हैं आम जन के देवता है, जो गरीब गुरबे के देवता है, आदिवासियों के देवता है, उनके लिए पैसे वसूले जा रहे हैं। इस तरह का एक सिस्टम बना दिया गया है। यह डबल इंजन की सरकार। तो भगवान को बेचेंगे, शेयर मार्केट में बिकवाएंगे, वहां की दलाली का धंधा होगा, और फिर उसके बाद में सारे जो है गड़बड़ियां होंगी। भ्रष्टाचार में किस तरीके से ईएमआई सिस्टम चलेगा, तो ये फ्लैक्सी पे है। और इसके बाद में हमारे देश का युवा, स्टूडेंट, हम सबको पता है पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार में, सिर्फ जो अभी पिछली सरकार थी उसमें तक 1.25 लाख छात्रों ने अपने जीवन खत्म कर लिए, यानी वो आत्महत्या कर गए। 1.25 लाख। और 1.25 लाख स्टूडेंट्स ने जब यह कदम उठाया हो तो कारण भी जानना पड़ेगा। कारण यह रहा कि पेपर लीक हुए, कभी एजुकेशन से जुड़े हुए, कभी भर्तियों से जुड़े हुए, कभी किसी भी चीज से जुड़े। और इन पेपर लीक और दूसरी अब तमाम कारणों से बच्चे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया। अब आ रहा है कि नीट यूजी का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में किस तरह से गड़बड़ हुई है, किस तरीके से खेल हुआ है, किस तरीके से नंबर बांटे गए, ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। वो भी घोटाला सामने आ रहा है। तो यानी बच्चों के जीवन से कैसे खेला जा रहा है, वह साफ नजर आ रहा है। यानी आपको न देश के भविष्य से मतलब है, ना आपको देश के लोगों से मतलब है, आपको सिर्फ यही करना है। और इन सब के बाद में स्थिति क्या होती है? नफरत पर ही जो कीचड़ है, नफरत का कीचड़ है, उसी में कमल इनका खिल रहा है। तो अब नफरत इतनी है कि मैंने जैसे कल बताया था, राम से नफरत है, और उस नफरत में किस तरह से गालियां दी जा रही है, किस तरीके से क्या किया जा रहा है, इसको समझने वाला है हर जगह। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया। जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी सरकार बनवाई, तब किसी ने नहीं कहा। अब बड़ी परेशानी क्यों है, इसको समझ लीजिए। राम को बेचा गया, राम की मार्केटिंग की गई, कहा गया, दावा किया गया राम को लेके आ रहे हैं, उंगली पकड़ के लेके आ रहे हैं। अरे भैया, राम को क्या लाओगे? और राम के नाम पर वहां की प्रजा को जो तबाह किया गया, स्वाभाविक सी बात है राम का दुखी होना। वहां जो राम की प्रजा थी उसके साथ में ऐसा किया तो उसकी सजा तो मिलनी थी, और वो वहां की जनता ने दी। क्यों दी है? इसको रामचरितमानस में उत्तरकांड में चौपाई है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर गावहि बासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखी वासी। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में चौपाई है, और ये भगवान राम कहते हैं। राम कहते हैं, इसका मतलब है कि राम कहते हैं मुझे स्वर्ग की तरह से मेरी अयोध्या है,
उसके लोग मुझे, जो वेद पुराण और इन सब ने बखान किया, असल में हिंदू मैथोलॉजी के जो ग्रंथ हैं उनमें वेद पुराण और उपनिषद ही ग्रंथ है, बाकी तो महाकाव्य है। तो उनमें साफ साफ कि उनमें अवधपुरी के लिए बताया गया कि कितने महान है, और कहा गया है मेरी जो ये जन्मभूमि है, यहां जो यहां पर बस्ती है, इसके लोग जो हैं, जो नर हैं, मम समीप नर पावहि वासा, यहां जो मेरे सबसे प्रिय होते हैं वही लोग मेरे समीप वो करते हैं, और अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, यहाँ के जो वासी हैं वो मुझे सबसे प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। और इसलिए तो यानी आप जब उनको गाली देंगे, उनको उजाड़ेंगे, उनके घरों पे बुलडोजर चलाएंगे और राम खुश होंगे, तो राम कैसे खुश हो सकते हैं जिन्हें वो इतना प्यार करते हैं। शायद यही वजह थी कि जिस अयोध्या में राम जन्मे, वहां पर वहां के वासियों ने या भगवान राम की एक इच्छा थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी का टेंट उखाड़ दिया और यहां के बाद वो चित्रकूट गए, उस चित्रकूट का भी उन्होंने टेंट उखाड़ दिया। इसके बाद में आपको याद होगा, यहां के बाद फिर चित्रकूट के बाद वो नासिक गए और नासिक में भी उनका टेंट उखाड़ दिया, और इसके बाद रामटेक गए, वहां पर भी टेंट उखाड़ दिया, और इसके बाद में वो अंत जो भारत की जहां सीमा है, जहां के बाद श्रीलंका शुरू हो जाता है, उस रामेश्वरम में भाजपा का टेंट उखाड़ दिया। यानी कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्पेस नहीं दिया कि वह एक सम्मान से जगह पा जाए। आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा। यही नहीं, सालासर बालाजी की बात कर लें, मेहंदीपुर बालाजी की बात कर लें, या कहीं भी इधर की बात कर लें, हर जगह राम ने उखाड़ के फेंक दिया है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। उनको यह बड़ा अप्रिय लगा है कि आप हमारे लोगों के साथ ये कर रहे हैं, उनके साथ यह अन्याय। और फिर आप दम्भ देखिए, जब जनता ये फैसला दे देती है, अयोध्या वासी फैसला दे देते हैं, तो लोग उन्हें गद्दार और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। कहते हैं जिनको अनाज दिए गए और दिए गए उन्हें कहते हैं एहसान फरामोश। एहसान आप नहीं कर रहे हैं, हमारे आपके पैसे का है। एहसान तो वो कर रहे हैं कि आपको आज जो गद्दी में और सुख मिल रहा है, जो महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये जो 2 लाख रुपए का मशरूम रोज खा रहे हैं और जो है 35 लाख रुपए का जो करा रहे हैं रोजाना अपना फेशियल, 10-10 करोड़ रुपया रोज अपने पे जो खर्च कर रहे हैं, वो उस जनता की कृपा से कर रहे हैं। एहसान तो आपको मानना चाहिए, ना कि उस देश की जनता को। नहीं तो आप भी रहते पंडित नेहरू की तरह, आप भी रहते लाल बहादुर शास्त्री की तरह, आप भी रहते इंदिरा गांधी की तरह। आप तो नहीं रहे, आपने तो अय्यासी का जीवन जिया। तो इससे आप समझ सकते हैं जनता ने गलत फैसला नहीं दिया है, जनता गलत नहीं करती। जनता के आप नौकर हैं, जनता आपकी नौकर नहीं है जो आप उसे एहसान फरामोश बताएंगे, उसे न जाने क्या क्या बताएंगे। तो यह बात समझने की जरूरत है, क्योंकि जनता आपकी गुलाम नहीं, और जब गुलाम ना हो तो समझिए, तो यह स्थिति होती है। और इस स्थिति में लगातार पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में 30 अप्रैल 2014 को पवित्र तिरुपति में अपने विशेष दर्जा देने का वायदा किया था, तिरुपति बालाजी में। आज तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। 2014 में 30 अप्रैल 2014 को दिया था, नहीं हुआ। तो आप यह झूठ बोलते हैं, आप यह झूठ बोलते हैं विशाखापट्टनम का जो स्टील प्लांट है, जो नेहरू के समय में लगा, उसको आपने निजीकरण करने का काम किया। तो क्या आपने जिस तरह कहा था वो रुकेगा? क्या आप बिहार से कह के आए थे 2014 में कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे? क्या देंगे?
और क्या बिहार की जो मांग है जातिगत जनगणना की, क्या उसे पूरा कराएंगे? सवाल खड़े। तो बच्चों के पेपर लीक करवाएंगे, ये सारे करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि जनता ये करे, तो जनता तो फिर जवाब देती है। इसीलिए इस देश की 58% जनता ने आपको नकार दिया है, उसे स्पष्ट कर दिया है कि हमें नरेंद्र मोदी आप नहीं चाहिए। बस यही तो वजह है कि नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है। तो डर उन्हें पहले ही था, इसीलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के साथ मिलकर के खेल किया था। यदि मायावती के साथ मिलकर खेल न किया होता तो स्थिति दूसरी होती। अब आप समझिए, जनता ने जो जवाब दिया है उसको भी समझना जरूरी है। जनता ने उत्तर भारत में भाजपा को आधा कर दिया है। जो कहते थे जयराम रमेश, भाजपा को आधा कर दिया है। जो 183 सीट पाई थी उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी, वहां अब 90 हो गई। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी को डबल से ज्यादा कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को उसने डबल से ज्यादा कर दिया है उत्तर भारत में, और भाजपा को आधा कर दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। इसके बाद में दक्षिण भारत की बात होती है, तो दक्षिण भारत में भी एक सबक दिया है। दक्षिण भारत में भाजपा को उतना नुकसान तो नहीं हुआ जितना कहा जाता था कि दक्षिण में साफ, लेकिन दक्षिण में जहां 29 सीटें थी भाजपा की, वो सीटें 30 हैं, वहां नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 29 से 42 सीटें हो गई, यानी कांग्रेस की बढ़ोतरी हुई लेकिन भाजपा की भी 1 सीट की बढ़ोतरी हुई। तो भाजपा को वहां नुकसान नहीं, इसलिए वह नतीजे नहीं आ पाए जो चाहे जाते थे। इसके बाद पश्चिम जो हमारा पड़ता है, महाराष्ट्र और इधर का इलाका, यहां पर कांग्रेस पार्टी को 1 नहीं 2 नहीं 8 गुना फायदा हुआ है, 8 गुना। और भारतीय जनता पार्टी आधी हो गई। तो पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी आधी हुई, कांग्रेस 8 गुना बढ़ गई। हालांकि कांग्रेस की बहुत सीटें थी नहीं। तो इससे आप समझिए कि यह स्थिति हुई। इसके बाद में जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है भारत का, नॉर्थ ईस्ट जिसे कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में उड़ीसा के कारण, जो उड़ीसा और उधर का हिस्सा है पूरब का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है 5 सीटों का। कांग्रेस को भी फायदा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को बहुत थोड़ा फायदा हुआ है। कांग्रेस 7 सीट थी, 9 हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 हो गई। और मध्य भारत में सबसे ज्यादा भाजपा को फायदा हुआ है। यहां पर वो 37 से 39 हो गई और कांग्रेस पार्टी आधी हो गई। तो आप इससे समझ सकते हैं, आधी से भी कम। तो इससे समझ सकते हैं कि जो स्थिति है, जनता ने नकारना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कुछ जगह बाकी है जहां समझने की जरूरत। तो ये जब समझ में आएगा आएगा। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का इस्तेमाल किया गया, सभी राज्यों में किया गया, पूरे देश में किया गया, और उससे तमाम सीटें हार जीत के गणित को तय कर दिया गया। उसमें बड़ा निर्णायक रहा। और कुछ और छद्म दल इसी तरीके से खड़े किए गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, लेकिन इसकी सजा जनता ने बहुजन समाज पार्टी को दी है 0 देके। तो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश भर में से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितवा दी, 16 सीटें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आज जिन सीटों पर खड़ी है वह सीटें भी उसकी नहीं होती, यानी उसकी 33 सीटें नहीं होती, 16 सीटें उसकी कम होती। और
जो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी जीती है 2, वो भी नहीं जीतती 1, और 1 सीट जो अपना दल जीती है वो भी नहीं जीतती। तो आप इससे समझ सकते हैं क्यों इसके साथ। लेकिन वही बहुजन समाज पार्टी उस पार्टी को जितवाने का काम करती है जो संविधान खत्म करने की बात करती है, जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती है, जो हर तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का नुकसान करती है, उसके साथ खड़ी होती है बहुजन समाज पार्टी, यानी बीएसपी मायावती। अब नरेंद्र मोदी ने किया क्या है? संसद भवन के परिसर में जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी थी, उसको हटा करके मेन जगह से किनारे किया जा रहा है। इससे आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा के साथ मिलकर के, उसकी बी टीम मिलकर के इस समाज का कर रही है। यदि इसको समझ ले तो शायद यह नुकसान नहीं होता, सरकार आपकी होती। बहरहाल जनता है, वो जनार्दन है, मालिक है, वो जो फैसला दे। और मैं कहता हूं फेयर चुनाव हो तो कोई परेशानी नहीं, और मैं मानता हूं कि चंद गड़बड़ियां छोड़ दी जाएं। जैसे यूपी में बांसगांव सीट पे बेईमानी हुई है, फर्रुखाबाद में हुई है, फूलपुर में हुई है, इसी तरीके से कुछ और एक आध सीट है, तो उनको उनमें बेईमानी हुई है। लेकिन अब कोई सुनेगा कौन? चुनाव आयोग तो गुलाम। जय